हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाएं और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा पाएं। बिल्कुल डियर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए डियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22 ऑफ जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। बिल्कुल, तो आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है? जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है, तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जी हां डियर, बिल्कुल सही। जैसा कि कल हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया था योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर, कि हमें मन, अपनी मना स्थिति को, मन को क्या करना है, स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है ना, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से स्ट्रांग होना है। तो डियर बिल्कुल, हमेशा हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहता, हमेशा ये अप्स एंड डाउन लगा रहता है। कभी हम एनर्जाइज फील करते हैं, कभी हम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, है ना डियर। तो जब मन हमारा क्या होता है, कमजोर होता है, तो हमारे लिए परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। लेकिन जब मन हमारा स्थिर होता है, अगर हम थोड़ा सा मेडिटेट करते रहें चीजों को बैलेंस करने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए एंड मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां एज अ चैलेंज हम उनको लेते हैं, परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। और जब हम पूरी तरीके से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो परिस्थितियां हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज, अवसर लेकर आती हैं और अवसर बन जाती हैं। डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस नजर से देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस नजर से देख रहे हैं। तो बिल्कुल डियर, हम चैलेंजेस की तरह से लें, अवसर बनाएं, लेकिन हमें अपने मन को, अपने आप को स्थिर रखने की, स्टेबल रखने की जरूरत है, स्ट्रांग रहने की जरूरत है। और वो स्ट्रांग कहां से होंगे? जब हम मेडिटेट करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम एक मैनर्ड वे में चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है डियर, तो बिल्कुल चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। बिल्कुल डियर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में पहले हम कुछ करंट न्यूज का डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जिससे आपका प्रीवियस डे का रिवीजन हो पाता है। ठीक है, प्रीवियस डेज में जो हमने न्यूज की होती हैं, उनका रिवीजन हम कर पाते हैं, और फिर हम क्विज के विनर्स को अनाउंस करते हैं एंड क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो पाए और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर करिए, और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो बिल्कुल बिना कंजूसी किए हुए सेशन को लाइक करते जाएं। आपका एक लाइक हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है और भी सेशन को इंटरेस्टिंग और यूजफुल बनाने में, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने में और फैक्ट और पॉइंट को लेकर आने में। ठीक है डियर, बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक करते चलेंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, है ना, जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज की न्यूज क्या कहने वाली है। यार हम बात कर रहे हैं, आगे हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने एड्रेस किया है एनर्जी लीडरशिप समिट को। ये एनर्जी लीडरशिप जो समिट है, ये दिल्ली में आयोजित की गई, दिल्ली में ये इवेंट हुआ, और इस समिट को एड्रेस किया है हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, कैसे हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं, क्या फैक्ट होने वाले हैं जो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है डियर, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी कनेक्ट हो चुके होंगे, आई होप, है ना, बिल्कुल कनेक्ट हो गए हैं आप लोग। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं, देखते हैं पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं डियर। तो यूनियन पावर मिनिस्टर फर्स्ट इज,
तो चलिए डियर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट न्यूज हमारी क्या कहने वाली है। यूनियन पावर मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन पावर मिनिस्टर की बात हो रही है। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह, यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह, ठीक है, यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने, यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने, 1 सेकेंड इस, यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने भाई क्या किया है, एक एड्रेस किया है, जो एक एनर्जी लीडरशिप समिट हुई, एनर्जी लीडरशिप समिट हुई है, इसको इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है ना डियर। एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स, एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड इवेंट, ठीक है डियर। देखिए बहुत ही नटशेल में, बहुत ही सिंपल से करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही नटशेल करके बहुत ही सिंपल से चीजों को डिस्कस करेंगे। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड इवेंट को इन्होंने क्या किया है, एड्रेस किया है, एड्रेस किया है। और ये इवेंट डियर कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है भाई, दिल्ली में ये इवेंट हुआ है, ठीक है, कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो उपलब्धता है वो भाई कितनी होनी चाहिए, रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो कितना है, रूरल एरियाज के लिए इन्होंने बात की है 22.30 आवर्स। और अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज के लिए बात की गई है 2330 आवर्स, ठीक है डियर, ठीक है। तो यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी ने अभी हाल ही में एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड इवेंट को क्या किया है, एड्रेस किया है, होस्ट किया है। और यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर बिजली की उपलब्धता कितने आवर्स होनी चाहिए, 22 घंटे 30 मिनट, और अर्बन एरियाज के लिए 23 घंटे 30 मिनट की बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। सरकार का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो कितने आवर्स का है, 24 आवर्स का है, 24 आवर्स का है। बहुत ही सिंपल सा एज अ इंफॉर्मेटिव फॉर्म में ये न्यूज है आपकी, ठीक है। तो फटाफट से बिल्कुल आई होप आप नोट करते चल रहे होंगे, है ना, बिल्कुल एक्टिव रहते हुए इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे। और अगर कुछ स्किप होता है तो फाइनली आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। आई होप इतना बिल्कुल आपको क्लियर होगा। इतना डन है सभी को। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है श्री सिंह ने, आरके सिंह जी ने कहा है, मिस्टर सिंह सेड दैट 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया हैज एडेड टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी बोली है, 184 गीगावाट, लेकिन एंड टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब कितनी हो गई है, 417 गीगावाट। डियर यहां से कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। अगर 2014 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारा जो कितना प्रोडक्शन था, 184 गीगावाट, 184 गीगावाट। और अब ये इंक्रीज होके प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो अब ये कितना हो गया है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 417 गीगावाट, 417 गीगावाट, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। प्रेजेंट टाइम की हमारी क्षमता जो है वो 417 गीगावाट की हो गई है। तो इतना पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहां पर, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर बात करें तो देश की ऊर्जा क्षमता का 42%, 42%। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा डियर, कई बार हम लोग बात करते रहते हैं, 42% यहां पर जो टारगेट रखा गया है वो ये बोला गया है, कंट्री में जो भी एनर्जी कैपेसिटी है वो एनर्जी कैपेसिटी का 42% एनर्जी कैपेसिटी, एनर्जी जो कैपेसिटी है उसका 42% नॉन फॉसिल, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से आ रहा है। कितना,
42%, ठीक है, 42% गैर जीवाश्म ईंधन से है। और सरकार ने 2030 तक इसे कितना करने को बोला है? 2030 तक इसे बोला है 50% का टारगेट दिया है, 50% तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी टारगेट कितने का दिया है? 50% का टारगेट दिया है। और डियर, नॉन फॉसिल फ्यूल्स आप समझते हैं, गैर जीवाश्म ईंधन, यानी हम फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं? धुआं युक्त जो ईंधन होता है, जिससे क्या होता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो का उत्सर्जन होता है, हमारा एनवायरमेंट दूषित होता है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल्स में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो ये एनर्जी कैपेसिटी का 42% है। इसके लिए 2030 तक जो हमने टारगेटेड किया है, वो कितना किया है? प्रतिबद्धता जताई है वो कितने की? 50% की। हमने कमिटेड है किसके लिए? 50% के लिए हम क्या हैं? कमिटेड हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे डियर। डायरेक्टली पूछ दिया आता है कि भाई गवर्नमेंट यहां पर कितने परसेंट के लिए कमिटेड है, तो 50% के लिए यहां पर कमिटेड है। फिर इसके बाद में क्या बोला है? मिस्टर सिंह सेड दैट इंडियाज पर कैपिटा कार्बन इमिशन इज अराउंड 2 टन्स व्हाइल द वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम एवरेज इज अराउंड 6 टन्स। अगर ये यहां पर बात की गई है पर पर्सन, अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इंडिया की पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है? इंडिया का पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है? इंडियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इधर साइड में इसको लिख रहा हूं, इंडियाज पर कैपिटा, इंडियाज कार्बन इमिशन सॉरी, इंडियाज पर कैपिटा इंडियाज पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है? 2 टन्स, 2 टन्स, ठीक है, 2 टन्स। वाइल द वर्ल्ड पर कैपिटा एवरेज कितना निकल कर आता है? वर्ल्ड पर कैपिटा एवरेज कितना निकल कर आता है डियर? 6 टन निकल कर आता है। तो हमने कंपैरिजन किया है ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमने कंपैरिजन किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड का 6 टन निकल कर आता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा कितना निकल कर आता है? 6 टन निकल कर आ रहा है। तो ये कंपैरिजन भी आपको, फाइनली ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, है ना। श्री सिंह ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग 2 टन है, जबकि दुनिया पर का प्रति व्यक्ति औसत लगभग कितना है? 6 टन है। तो इसी तरह से जैसे मैंने यहां पर आपका कनेक्ट किया है पर कैपिटा कार्बन इमिशन, है ना, उसी तरह से आप भी इसको यहां पर क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। ये जो फिगर मैंने बनाया था, है ना, पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना है? 2 टन। ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना है? 6 टन, ठीक है। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। एक बार इसी न्यूज को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, है ना। ऑल ओवर फर्स्ट न्यूज है आपकी, बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स भी बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। पावर मिनिस्टर आरके सिंह एड्रेसेस एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स इवेंट इन दिल्ली। ये अवार्ड इवेंट कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। इसको एड्रेस किसने किया है? आरके सिंह जी ने किया है, जो कि हमारे पावर मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा एड्रेस किया गया है। ये इवेंट कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है ना डियर। और इन्होंने एड्रेस करते हुए क्या बताया भाई इस एनर्जी लीडरशिप समिट एंड अवार्ड इवेंट में, कि रूरल एरियाज का जो है वो कितना है? 22 घंटे 30 मिनट हम बिजली देने के लिए उपलब्धता है। और अर्बन एरियाज के लिए कितना? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट की उपलब्धता है, ठीक है। और इसका टारगेट हमने कितने का? 24 आवर्स का रखा है। 24 आवर्स का हमने एम रखा है कि हमें 24 आवर्स तक पहुंचना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 2014 में कंपैरिजन किया है, वहां पर हमारा 184 गीगावाट था प्रोडक्शन। और अब हम बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमारी है वो कितनी है? 417 गीगावाट है, 417 गीगावाट है। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे होंगे। तो बिल्कुल जो भी न्यू व्यूअर्स हैं डियर, इसी तरह से फिगर्स के फॉर्मेट में हम न्यूज को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हम यहाँ पर थ्योरी के पार्ट से पॉइंट्स निकालते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हुए अपने नोटबुक में या अपनी डायरी में जहां भी नोट कर रहे हैं उसी तरह से नोट करते चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इंडियाज पर कैपिटा कार्बन इमिशन कितना? 2 टन। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना है? 6 टन है, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटी जो हमारी है वो 42% नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर है। और इसको हमने इंक्रीज करके कितना करने की बात की है? 50% करने की बात। 50% के लिए हम कमिटेड है। किस ईयर तक कमिटेड है? 2030 तक कमिटेड है, 2030 तक कमिटेड है, ठीक है डियर। बिल्कुल आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट अगर बात करें तो डियर बिल्कुल यूनियन मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। ठीक है डियर, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, संकल्प हिंदी में आ गया लेकिन संकलन है दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप। डियर इस न्यूज की बात करें तो ये न्यूज पीआईबी की है ना, ये न्यूज पीआईबी की है। फाइनली यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। ठीक है, तो बिल्कुल हम बात कर लेते हैं यहां पर यूनियन मिनिस्टर। और अगर हम बात करें हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की अगर हम बात करें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डियर हमारे साथ ही आप लोग भी लिखते चलिएगा जिससे आसानी से आपके नोट्स क्रिएट हो जाए और अलग से एक्स्ट्रा टाइम आपको ना देना पड़े। तो इनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? लॉन्च्ड दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप ये जो लॉन्च किया गया है डियर, ये किस वजह से? टू ट्रांसफॉर्म इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया है। टू ट्रांसफॉर्म इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। इंडियन डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, लॉन्च किया गया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप क्या करने के लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए। किसको? इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को। इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को, जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह मिल पाए, इस ऐप पे मिल जाए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से कलेक्ट कर पाए। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने फिगर ये क्रिएट किया है, इसी तरह से आप भी कनेक्ट करते चलेंगे। जो भी न्यू व्यूअर हैं, हम करंट की न्यूज को इसी तरह से फिगर के फॉर्मेट में कनेक्ट करके चलते हैं जिससे हमें लॉन्ग रन तक याद रहे। और इसका मोटिव भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हमारा माइंड है डियर वो पिक्चर्स में काम करता है, फिगर्स में काम करता है, थ्योरी पर काम थ्योरी पर भी काम करता है, लेकिन थ्योरी हमें उतनी आसानी से याद नहीं रहती जितनी आसानी से हम फिगर्स को ध्यान रख पाते हैं। ऐसा है कि नहीं? है ना बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल, तो इसी वजह से पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो फाइनली उसकी एक इमेज बनती है हमारे माइंड में, वही इमेज बनाना बहुत जरूरी होता है। वही इमेज बनाना बहुत जरूरी होता है हमें करंट की न्यूज के साथ। और किस तरह से हम उस इमेज को क्रिएट करें, फाइनल वही तो हम सीखते हैं अपनी क्लास में। ठीक है ना, नहीं तो न्यूज तो बड़ी आसानी से कहीं से भी मिल जाएगी, आप ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, है ना, लेकिन क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंसी है, किस तरह से कनेक्ट करें, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखें, यही तो हम सीखते हैं, है ना। चलिए तो चलते हैं, इस सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट क्या बोले जा रहे हैं। इट इज डेवलप्ड बाय, भाई जो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है, जो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है, इसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है? डेवलप्ड बाय, तो डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है? तो बिल्कुल हम लोग देखेंगे, डेवलप्ड बाय REIL। REIL, अब ये REIL वही क्या है, इसका फुल फॉर्म बहुत ही जरूरी है हमें ध्यान रखना। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ठीक है डियर, एक मिनी रत्नम कंपनी में ये काउंट होता है। कैसी कंपनी में? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेंट्रल PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, और ये मिनी रत्नम कंपनी में क्या होता है? एड ऑन होता है मिनी रत्नम। ठीक है डियर, चलिए फटाफट इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेज। नेक्स्ट डियर बिल्कुल, तो आई होप ये न्यूज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सॉरी गई, चलिए
सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जी की बात हो रही है डियर। ये अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है कहां पर, रॉ चीफ के रूप में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें, रॉ की बात करें, तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा जी को रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है ना। तो आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जी की बात हो रही है, ये अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा, रवि सिन्हा, ठीक है। रवि सिन्हा जी का ये अपॉइंटमेंट है, और ये अपॉइंटमेंट इनका कहां पर हुआ है भाई, अपॉइंटमेंट है रवि सिन्हा जी का, है ना। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, न्यू चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, ठीक है। न्यू चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में इनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर है रवि सिन्हा जी। सिन्हा जी अगर हम बात करें ये डियर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सामंत कुमार गोयल जी का ये स्थान लेंगे। रिप्लेस किसे कर रहे हैं, सामंत कुमार गोयल, सामंत कुमार गोयल जी का ये स्थान लेंगे, ठीक है। रिप्लेस कर रहे हैं किसको, सामंत कुमार गोयल जी को, ठीक है। सामंत कुमार गोयल जी को ये रिप्लेस करेंगे, कौन, रवि सिन्हा जी रिप्लेस करेंगे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, रा में न्यू चीफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की बात करें तो इनको न्यू चीफ बनाया गया है। बिल्कुल, आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। 30 जून को अपना 4 साल का कार्यकाल ये पूरा कर लेंगे, यानी 30 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 30 जून को। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कुछ पॉइंट और। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 साल के कार्यकाल के लिए सिन्हा जी की नियुक्ति की है, रॉ की नियुक्ति के रूप में मंजूरी दे दी है। 2 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है डियर। रवि सिन्हा जी को 2 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। बस एडिशनल फैक्ट है, इतना नहीं ध्यान रखना, हमें रवि सिन्हा जी का नाम ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट हुआ है कहां पर, रॉ में, किसके रूप में, न्यू चीफ के रूप में। रिप्लेस किसको कर रहे हैं, सामंत कुमार गोयल जी को कर रहे हैं। बस इतना हमें पॉइंट ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है डियर। इतना बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बायलैटरल मीट किया है, किसके साथ, कनाडा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ। कहां पर किया है, दिल्ली में किया है। कहां पर किया है डियर, दिल्ली में किया है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी, बायलैटरल मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग, ठीक है। बायलैटरल मीटिंग हुई है किसके साथ, कनाडा के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कनाडा के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, ठीक है। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड मैरी क्लाउड वेव के साथ, मैरी क्लाउड व्यू के साथ, ठीक है डियर। नेम मैं अलग पेन से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो, बिल्कुल, मैरी क्लाउडी व्यू, ठीक है डियर। मैरी क्लाउड व्यू के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई है यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी की, ठीक है डियर। अब ये रूपाला जी की मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड को लेकर हुई है, तो भाई बात भी किस पे हुई होगी, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज
एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है डियर, बिल्कुल सीधा सा है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनता है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अभी हाल ही में बताइए, कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ अभी हाल ही में बायलैटरल मीटिंग हुई थी पुरुषोत्तम रूपाला जी की। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, मैरी क्लाउड व्यू। ठीक है, बायलैटरल मीटिंग हुई है इंडिया और कनाडा के बीच में। ठीक है डियर, द्विपक्षीय बैठक हुई है, अभी कोई एमओयू साइन अप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जब मीटिंग हुई है तो फाइनली बातचीत शुरू हुई है। आगे एमओयू आने की संभावना बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज आगे बन जाएंगी, क्योंकि अभी मीटिंग हुई है और मीटिंग होकर बातचीत होना शुरू हुई है। ठीक है डियर, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल नेक्स्ट न्यूज भी हमारी अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रही है। कमल, ये मीटिंग से रिलेटेड थी, अब ये अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है हमारी। कमल किशोर चटवाल जी की बात हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के। ठीक है, कमल किशोर चटवाल जी की बात हो रही है। तो चलिए फटाफट से हम लोग कनेक्ट करते हैं, फटाफट से कनेक्ट करते हैं इस न्यूज को भी। कमल किशोर चटवाल है ना डियर, बिल्कुल। तो फटाफट से यहां पर नाम लिख लेंगे, कमल किशोर चटवाल। अपॉइंटमेंट निकल कर आया है, अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, एज अ एमडी, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है कमल किशोर चटवाल जी का। डियर कहां पर हुआ है इनका? आईजीएल, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड में एज अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है डियर, बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। द लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है कंट्री की, लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये भी एडिशनल फैक्ट यहां पर हम ऐड कर लेंगे। लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। और अभी हाल ही में फाइनली यहां पर एक अपॉइंटमेंट निकल कर आया, और अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। हुआ किसका है? कमल किशोर चटवाल जी का। ठीक है डियर, कमल किशोर चटवाल जी का है। डियर मैं इस तरह से फिगर्स बना देता हूं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, मैं देख लूंगा, है ना, कि आपको बहुत ज्यादा ये ऑकवर्ड तो नहीं लगता, बहुत ज्यादा कलरफुल तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत क्लमजी हो रहा है ना? अगर ऐसा कुछ लगे तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, कुछ ऐसा लगे बहुत खिचड़ी टाइप हो रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि क्लियर है, लेकिन आपको स्क्रीन पे कैसा दिखता है प्लीज अपना व्यू जो है बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कमल किशोर चटवाल जी एज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हुआ है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड में, जो कि लार्जेस्ट सीएनजी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है ना, लार्जेस्ट सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसके साथ ही अगर हम डियर बात करें, the largest CNG distribution company of the country operating city gas distribution network across 30 districts in 4 states including एनसीआरटी में अगर हम बात करें ऑफ दिल्ली, तो फाइनली पूरी तरीके से ये आपका वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट तक, 4 स्टेट्स तक इसका जो है पूरा जाल है, संचालन है, नेटवर्क जो है वो इसका फैला हुआ है। ठीक है, हमें इतना ही ध्यान रखना है। और देखते हैं कुछ और पॉइंट। भाई अगर हम बात करें ज्वाइनिंग आईजीएल, यहां पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में ज्वाइन करने से पहले वर्किंग में ये कहां पे थे? तो डियर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे गेल के, जोनल मार्केटिंग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, गेल आप सभी जानते हैं, गेल के एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ये वर्किंग में थे। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात हो रही है, भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनियों में से एक है। 1998 में स्थापित हुई थी। भाई 1998 में अगर हम बात करें, आईजीएल जो एस्टेब्लिश हुआ, ये कब हुआ? 1998 में, 1998 में एस्टेब्लिश हुआ।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत दिल्ली सरकार के बीच, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट है। ठीक है ना। कंपनी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर में ग्राहकों को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना है। ठीक है डियर, बिल्कुल सेम स्लाइड आपका यहां पर भी हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर है, बिल्कुल जैसा अभी हमने बिल्कुल देखा है ना, ज्वाइंट वेंचर है बीपीसीएल और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच। 1998 में क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। इतना पॉइंट आपको एडिशनल में यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, बीपीसीएल और दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको स्टैटिक के पार्ट पे ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल बात हो रही है नुसरत चौधरी की। नुसरत चौधरी जी की बात हो रही है डियर। अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है जो फेडरल जज बनी है यूएस हिस्ट्री में। यूएस के इतिहास में ये पहली फेडरल जज बनी है जो कि मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है नुसरत चौधरी। तो डियर बिल्कुल इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा, नुसरत जहां चौधरी पूरा नाम है इनका। तो बिल्कुल हम लोग कनेक्ट करेंगे, न्यूज को बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। नुसरत जहां चौधरी नुसरत जहां चौधरी फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन डियर लिखना है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है ये जो कि फेडरल जज इन यूएस, फेडरल जज इन यूएस। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है नुसरत जहां चौधरी जो एज अ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एज अ फेडरल जज बनी है, कहां पर, यूएस में। तो ये बिल्कुल अपने आप में नया है, इनका नाम हमें ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस की बात करें डियर तो एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो अपने आप में कुछ नया होता है ना। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है नुसरत जहां चौधरी जो फेडरल जज के रूप में अपॉइंट की गई हैं और ये यूएस में आपका फेडरल जज के रूप में अपॉइंट हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें तो डियर ये सिविल राइट अटॉर्नी की तरह से काम करती हैं, है ना, नागरिक अधिकार वकील हैं ये आपकी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें डियर। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इंडियन आर्मी कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट्स मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट इसका नाम है, जो कि मंगोलिया में हो रही है। एक्स खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है, एक्स खान क्वेस्ट। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। एक्स खान क्वेस्ट, एक्स खान क्वेस्ट 2023 मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है। मल्टी नेशनल ज्वाइंट मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है ना, एक्स खान क्वेस्ट 2023 है ना। ये डियर कहां पर हो रही है, फाइनली आपकी कहां पर हेल्ड हो रही है, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में हेल्ड हो रही है। और डियर ये स्टार्ट हो चुकी है आपकी, डेट भी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 19 जून 2023। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आप इस तरह से पॉइंट ध्यान रखेंगे और बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है ना। यहां पर अगर बात करें तो मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर 20 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। 20 से ज्यादा कंट्रीज, मोर देन 20 कंट्रीज। ठीक है, मोर देन 20 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैंने सारा फिगर बिल्कुल क्रिएट कर दिया है डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज को को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, को स्पॉन्सर्ड बाय
MAF, MAF स्टैंड्स फॉर क्या है? मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस, मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये क्या की जा रही है? को स्पॉन्सर्ड की जा रही है। एंड अगर हम बात करें और किसके द्वारा? एंड USARPAC, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये दो, एक आपका आया MAF और एक आपका USARPAC। भाई थोड़ा सा फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, आर्मी पैसिफिक कमांड, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड्स, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इसको एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं? आपका स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इंडियन आर्मी रिप्रेजेंट कर रही है बाय अ कॉन्टिनेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया की तरफ से यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल, ये पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन ये बन सकता है बिल्कुल। जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स रहते हैं वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडियन आर्मी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है डियर। बिल्कुल, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो ये एक्सरसाइज का नेम हमें ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का नेम क्या है? एक्स खान क्वेस्ट टू 23, एक्स खान क्वेस्ट 23। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा एक्स खान क्वेस्ट टू 23, ये हाल ही में कहां पर हेल्ड हो रही है? मंगोलिया में हेल्ड हो रही है। मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मोर देन 20 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली ये 19 जून 2023 को क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। 20 से अधिक देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई स्पॉन्सर्ड कौन है? मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड। और इसके साथ ही इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गढ़वाल राइफल्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मिस्र से। इजिप्ट विंस स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल। मिस्र ने स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल को विन कर लिया है। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इजिप्ट विन स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल, है ना। स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल को विन किसने किया है? इजिप्ट ने विन किया है स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल। तो डियर डायरेक्टली आपको यहां पर क्या करना है? कनेक्ट करना है ना। स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल विन किया है किसने? इजिप्ट ने, ठीक है। मिस इजिप्ट ने विन किया है स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल 2023, ठीक है, 2023। डियर ये जो टाइटल है ये कहां पर हो रहा था? तो डियर ये इसका फाइनल जो हुआ है वो चेन्नई में हुआ है, इंडिया के चेन्नई में हुआ है, ठीक है, चेन्नई में हुआ है। और अगर हम बात करें डिफीट किसको किया है इजिप्ट ने, तो डिफीटेड मलेशिया को किया है, ठीक है। डिफीट किसे किया है? मलेशिया को किया है। तो बिल्कुल आई होप पॉइंट आपको क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। मलेशिया को डिफीट किया है, इजिप्ट ने किया है, स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल विन कर लिया है। कहां पर यह हुआ? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। और अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें, सेकंड प्लेस पर मलेशिया हो गया। अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें डियर, तो यहां पर थर्ड प्लेस पर कौन रहा है भाई? थर्ड प्लेस पर संयुक्त रूप से इंडिया और जापान रहा है, इंडिया और जापान रहा है। और इंडिया इसका मेजबान देश भी था, है ना। इंडिया और जापान रहा है थर्ड प्लेस पर, शेयर्ड ज्वाइंटली कौन रहा है? इंडिया और जापान ज्वाइंटली, ठीक है। होस्ट भी किया है इंडिया ने। फाइनल जो हुआ वो चेन्नई में खेला गया। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, बताइए स्क्वैश वर्ल्ड का टाइटल अभी हाल ही में इजिप्ट ने विन किया है, ये टाइटल भारत के किस शहर में अभी हाल ही में खेला गया था? तो चेन्नई में खेला गया है। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बस एज अ इंफॉर्मेशन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हम बात करें, तमिलनाडु के सीएम की बात कर लें, एमके स्टालिन। तमिलनाडु एमके स्टालिन ने
जो अवार्ड है वो दिया है, अवॉर्डेड द विनिंग टीम। ठीक है, विनिंग टीम को अवार्ड जो किसने दिया है, वो एमके स्टालिन, जो कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने दिया है ना। जबकि खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विजयी खिलाड़ियों को पदक भी प्रदान किए। ठीक है, एज अ इन्फो हम ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चले न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट भाई, भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप चैंपियन का ताज जीत लिया है, ताज अपने सर पर पहन लिया है। बिल्कुल, भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात हो रही है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप चैंपियन बन गया है कौन, इंडिया, इंटर कॉन्टिनेंटल कप चैंपियन। तो बिल्कुल डियर, कैसे कनेक्ट करें, तो इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कप विन किया है किसने, इंडिया ने। ठीक है डियर, बिल्कुल, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। इंडिया मेंस सीनियर, अगर हम बात करें इंडिया की डियर, ये मेंस सीनियर फुटबॉल टीम, मेंस सीनियर फुटबॉल टीम। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात हो रही है, विन किया है इंडिया मेंस सीनियर फुटबॉल टीम ने, इंडिया ने विन कर लिया है। ठीक है, लेबनान को हराकर। डियर, डिफीट किसे किया है, तो बिल्कुल हम कलर चेंज कर लेते हैं, डिफीटेड लेबनान, डिफीटेड लेबनान। ठीक है डियर, डिफीटेड लेबनान। हाल ही में बात करें कि भाई ये कहां पर खेला गया, तो डियर ये कलिंगा स्टेडियम है, जो कि भुवनेश्वर में, कलिंगा स्टेडियम में, कलिंगा स्टेडियम, ये स्टैटिक का भी पार्ट हो जाएगा। कलिंगा स्टेडियम कहां है हमें पता होना चाहिए, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर में ये खेला गया, और फाइनली इसको विन किया है इंडिया ने। हराया किसको है, डिफीट किसे किया है, लेबनान को डिफीट किया है, लेबनान को डिफीट किया है। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, इंडियाज मेंस सीनियर फुटबॉल टीम है। सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे होंगे, सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे होंगे। 18 जून को ये फाइनल खेला गया था। ठीक है डियर, इतना क्लियर है आप सभी को, बिल्कुल, आई होप क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बात करें डियर, तो दिस इज द इंडिया सेकंड टाइटल है, ये इंडिया का कौन सा टाइटल है भाई, इंडिया का ये सेकंड टाइटल है, इंडिया का सेकंड टाइटल है। और जब सेकंड टाइटल है तो फर्स्ट टाइटल कब विन किया था, इंडिया का सेकंड टाइटल है 2023 में, इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल कप का फर्स्ट टाइटल किसने विन, फर्स्ट टाइटल कब इंडिया ने विन किया था, 2018 में डियर विन किया था फर्स्ट टाइटल इंडिया ने, फर्स्ट टाइटल 18 में विन किया था। और ये उद्घाटन, यानी ये इसका आपका जो टूर्नामेंट स्टार्टिंग थी, इनॉग्रल एडिशन ही था जिसमें इंडिया ने विन किया था, इनॉग्रल एडिशन था। ठीक है डियर, इनॉग्रल एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन इन 2018, जिसमें इंडिया ने विन किया था, और ये इनका अब सेकंड टाइटल निकल कर आया है। ठीक है, चलिए, टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किया। भाई इसका आयोजन जो होता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, आई होप बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय ओ सॉरी, लो सब गया, चलिए कोई नहीं, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड बाय, हाँ भाई फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन इंडिया ने विन किया 2023 में, फर्स्ट एडिशन कब विन किया, 2018 में, ये इनॉग्रल एडिशन था, फटाफट से मैं कवर कर देता हूं, इनॉग्रल एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन कब हुआ था, 2018 में। ठीक है डियर, इनॉग्रल एडिशन 2018 में हुआ था। ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है भाई, बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन,
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो बिल्कुल डियर ध्यान रखना है आपको कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है फाइनली ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना। फर्स्ट एडिशन 2018 में इंडिया ने विन किया था, 2023 में ये सेकंड एडिशन भी विन किया, सेकंड एडिशन है इनका विनिंग का, ठीक है। इनॉग्रल एडिशन आपका 2018 में खेला गया था, ठीक है डियर। इसके अलावा हम लोगों ने बिल्कुल पहला देख लिया सारी स्लाइड, सारे पॉइंट्स। एक और स्लाइड आ रही है, 2023 में जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ डियर, ये थर्ड एडिशन था। कौन सा एडिशन था भाई? थर्ड एडिशन था, है ना, ऑफ द 4 नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये, हेल्ड एट द कलिंगा स्टेडियम में खेला गया, इंडियन सिटी भुवनेश्वर में, फ्रॉम 9 to 18 जून के बीच, ठीक है। तो इसी के साथ बिल्कुल ये न्यूज आई होप आपको क्लियर हुई होगी, है ना। 2023 में ये कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था, ठीक है। सेकंड जो थर्ड ईयर विन किया था, है ना, फर्स्ट एडिशन विन किया इंडिया ने, और ये इनका सेकंड विनर, सेकंड भी, ये थर्ड, ये इनका सेकंड विनिंग एडिशन है ना। चलिए, आई होप बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे 4 देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, 4 देश यहाँ पे शामिल है, तीसरा संस्करण था इनका, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, इतना ही हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर है। चलिए, ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं डियर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल मैक्स वेस्टैपेन। आप सभी जानते हैं मैक्स वेस्टैपेन को, इन्होंने बिल्कुल डियर विन कर ली है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने विन कर ली है। और अभी इससे पहले 2 हम लोग देख चुके हैं जो इन्होंने विन की थी। कौन कौन सी थी? एक तो मोनाको थी, और एक और कौन थी आप लोग बताएंगे फटाफट से, ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने विन की थी, और फाइनली इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी विन कर ली है ना। रेडबुल के लिए खेलते हैं, और रेडबुल की ये 100th विक्ट्री है, रेडबुल की ये 100th विक्ट्री है, मैक्स वेस्टैपेन, ठीक है डियर। चलिए कनेक्ट करते हैं मैक्स वेस्टैपेन, मैक्स वेस्टैपेन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने विन किया है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने विन किया है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स विन किया है। ये अगर हम बात करें तो रेड बुल की कौन सी जीत है? रेड बुल जो टीम है उसकी ये 100th विक्ट्री है, 100th विक्ट्री। हम बात करें डच फॉर्मूला रेसर है ना, डच फॉर्मूला रेसर है वन ड्राइवर मैक्स वेस्टैपेन, इनकी ये 41st विन है, 41st विन, 41st 41वीं जीत है, 41st विन, ठीक है ना डियर। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स टू सिक्योर हिज रेड बुल टीम्स 100 विक्ट्री। मैक्स वेस्टैपेन की बात करें तो इस ईयर की बात करें तो 8 में से 8 रेसेस में से 6 रेसेस ये विन कर चुके हैं, और उनमें से 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट में ही अगर हम बात करें तो हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन 8 में से ये 6 रेसें जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो एस्टन मार्टिन के स्पेनिश ड्राइवर फर्नांडो ओलांसो की बात करें, फर्नांडो ओलोंसो ये भाई सेकंड प्लेस पर रहे हैं। किस प्लेस पर रहे हैं? ये सेकंड प्लेस पर रहे हैं। वेस्टैपेन फर्स्ट प्लेस पर रहे हैं, ये सेकंड प्लेस पर रहे हैं, ठीक है। फर्नांडो ओलोंसो एस्टन मार्टिन के स्पेनिश ड्राइवर हैं, ये स्पेनिश ड्राइवर हैं, स्पेनिश ड्राइवर हैं। नेक्स्ट इस बात करें तो मर्सिडीज के ब्रिटिश रेसर लुइस हैमिल्टन, नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, है ना, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये थर्ड प्लेस पर रहे हैं डियर। किस प्लेस पर रहे हैं? थर्ड प्लेस पर रहे हैं, है ना, लुइस हैमिल्टन। तो आई होप डियर बिल्कुल इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज हम लोग बिल्कुल स्टैटिक के पार्ट पे चलेंगे, जैसा कि मैंने कल भी आपके लिए स्टैटिक फैक्ट वंदे भारत से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टैटिक फैक्ट लेकर आए डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आए। अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल करेंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल टेंशन मत करिए, अपॉइंटमेंट भी करेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, है ना, बात देखिए बिल्कुल होता है कि भाई जो चीजें होती जाती हैं। अपॉइंटमेंट से ही स्टैटिक को स्टार्ट हुआ था कि कुछ ना कुछ स्टैटिक का हमें पार्ट कलेक्शन के पार्ट पे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हमने बिल्कुल स्टार्ट किया वंदे भारत से। वंदे भारत के स्टैटिक फैक्ट्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे कि भाई पहली वंदे भारत कहाँ शुरू हुई, दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ, फाइनली हम लोग 14th तक पहुंच गए थे, है ना। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूएन हमारा सेलिब्रेट करता है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनके डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस
यूएन यूनाइटेड नेशन की कितनी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो डियर वो निकल कर आती हैं कितनी, वो निकल कर आती हैं आपकी 6। ठीक है, 6 यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं निकल कर आती हैं। तो उनके डेज कब, लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, करते हैं 20 मार्च को। और डियर ये एग्जाम का भी पार्ट रहता है, एग्जाम का भी पार्ट रहता है। ये होना शुरू हुआ अप्रॉक्स अराउंड 1819 से ये चीजें शुरू हुई थी। लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं अपना भाषा दिवस कब मनाती हैं, वो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपका निकल कर आ रहा है यूएन फ्रेंच, फर्स्ट आपका निकल कर आ रहा है, दैट इज फर्स्ट इज निकल कर आ रहा है आपका यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। 20 मार्च को हम मनाते हैं यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च है। चाइनीज लैंग्वेज डे हम 20 अप्रैल को मनाते हैं। 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे मनाते हैं। तो बिल्कुल डियर कहीं पर इनको कंपाइल कर लीजिएगा, जहां पे भी आप स्टडी करते हैं अपनी वॉल पे, टेबल पे पेस्ट कर लीजिएगा पेपर लगा के, है ना, और उसको ऐसे A4 साइज में लगा के क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे, जिससे आपकी नजर पड़ती रहे और फाइनली आपको देखते देखते याद हो जाए। तो और जो भी ये स्टैटिक फैक्ट हैं, जो चीजें कंपाइलेशन में दे रहे हैं, फाइनली इनके लिए अलग से एक फाइल आपको बनानी है। यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च है। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल है ना। देखो बहुत ही आसान है, 20 मार्च फ्रेंच और 20 अप्रैल चाइनीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस की बात करें तो डियर ये 23 अप्रैल है। चाइना के बाद 3 दिन के बाद है ना, वो 20 अप्रैल को था चाइनीज, और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज डे कब है, 23 अप्रैल। और अगर हम यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे की बात करें तो ये भी आपका निकल कर कब आ रहा है भाई, ये 4th हो जाएगा, है ना, ये नहीं, हाँ 2 हो चुका है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 3rd और ये 4th। ठीक है, तो यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे बात करें तो 23 अप्रैल है। यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे बात करें तो ये भी 23 अप्रैल है, ये भी 23 अप्रैल है। तो बिल्कुल आसानी से यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल। ठीक है डियर, इसके साथ ही आगे चले तो यूएन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 6 जून जब था, तो फाइनली हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हम बात करें यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस, जो हम 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो डियर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला कौन सा आया, 20 मार्च, देखो मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। फिर क्या आया, 20 अप्रैल, फिर क्या आया, 23 अप्रैल, फिर क्या आया, फिर 23 अप्रैल आया, फिर क्या आया, फिर आया 6 जून जो इसी स्लाइड पर है, और फिर आया 18 दिसंबर। ठीक है डियर, अब देखिए बहुत ही आसानी, 20 मार्च क्या था भाई, सबसे पहला फ्रेंच था, फिर चाइनीज था, फिर स्पेनिश था, फिर इंग्लिश था, फिर रशियन है, और फिर अरेबिक लैंग्वेज है। भाई मुझे तो लर्न हो गया, है ना, ऐसे ही आपको भी लर्न करना है। ठीक है डियर, चलिए बहुत अच्छे, तो ये स्टैटिक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। फाइनली अब हम चलते हैं बिल्कुल अपने नए सेशन की तरफ, जिसका आप सभी को पता है और बेसब्री से इंतजार रहता है, क्वेश्चन एंड आंसर का। तो चलिए पिछले कुछ दिनों के जो न्यूज हमने डिस्कस की उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इज, when was the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization formed? तो ऑप्शन ए 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1965, 16 नवंबर 1975 एंड 16 नवंबर 1985। तो फाइनली यूनेस्को की बात हो रही है डियर, ये फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन ईयर पूछा गया है। बिल्कुल यूनेस्को अभी न्यूज में था, फाइनली हमने इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस किए थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, फॉर्मेशन ईयर पूछा गया है। तो अगर हम यूनेस्को के फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, 16 नवंबर 1945, ये इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सिविल एविएशन सेक्रेटरी, नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चंचल कुमार, नरेंद्र मोदी, राजीव गौबा, राजेश भूषण। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, चेक करेंगे आप कितने आंसर सही कर रहे हैं, बाद में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना भी है। नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राइट आंसर की बात करें तो चंचल कुमार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज,
who was the previous British High Commissioner to Pakistan। अभी हाल ही में पाकिस्तान में ब्रिटिश नए उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं और ये एक फीमेल हैं, इस वजह से ये हम न्यूज बिल्कुल करंट में थी और फाइनली हमने डिस्कस की थी। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में पिछले ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन थे, यहां पर ये पूछा गया है। जैनी मैरिट, ये बिल्कुल है ना, क्रिश्चियन टर्नर, या फिर द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, या नॉन ऑफ द अबव। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन टर्नर। ठीक है, और जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं फाइनली वो कौन है, जैनी मैरिट है, जो कि एक फीमेल है और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में कोई ब्रिटिश उच्चायुक्त एज अ फीमेल है, ये अपने आप में फर्स्ट फीमेल है। तो इस वजह से ये न्यूज हमारी न्यूज में थी। ठीक है, ये फैक्ट हमारा, ये पॉइंट हमारा न्यूज में था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द लॉन्च सेरेमनी फॉर द 37th नेशनल गेम्स मैस्कट हेल्ड। भाई निम्नलिखित में से कौन आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के समारोह में उपस्थित नहीं था, कौन उपस्थित नहीं था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोविंद गौड़ा, डॉक्टर पीटी उषा, एमसी मैरीकॉम, या फिर डॉक्टर प्रमोद सावंत। तो डियर अगर बात करें तो राइट आंसर है गोविंद गौड़ा जी, ये उपस्थित नहीं थे। फाइनली अगर हम बात करें, ये सभी उपस्थित थे, डॉक्टर प्रमोद सावंत भी थे, है ना, एमसी मैरीकॉम भी थी और पीटी उषा भी थी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट रेंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टीज विक्ट्रीज इन द इंडोनेशिया ओपन। इंडोनेशिया ओपन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने चिराग शेट्टी की जीत के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या अपने बाप में यहां पर स्पेशल है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है they became India's first ever doubles pair to win the tournament. They defeated the reigning world champions in the final. It was their 9th meeting with the Malaysian pair. All of the above. डियर अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो फटाफट से चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई इंडिया का फर्स्ट एवर डबल्स पेयर का पहली जीत थी ये, और डिफीट किया किसको, वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया था। इट वाज देयर 9th मीटिंग थी, और किसको डिफीट किया था डियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन चैंपियन था जिसको डिफीट किया था, किसमें, इंडोनेशिया ओपन में। और जीता किसने, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, है ना, नेम प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ा सा देखिएगा, रंकी रेड्डी ध्यान रखिए बिल्कुल, है ना, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी ये दोनों ही मेंस डबल है, और ये इन्होंने इंडोनेशियन ओपन का खिताब जीता है, ये इंडिया ने पहली बार विन किया है फाइनली, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और क्या, विनर चैंपियन टीम को हराया है, ये पॉइंट है, और 9th मीटिंग थी, ये पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पुलित्जर प्राइज विनिंग राइटर हु पास्ड अवे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक का क्या नाम है जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, और फाइनली इनकी जो कृति थी द रोड, उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। तो इनका नाम क्या है, कॉर्मेक मैककार्थी, है ना, कॉर्मेक मैककार्थी, ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, विच विलेज पंचायत रिसीव्ड द बेस्ट विलेज पंचायत अवार्ड। भाई नेशनल वाटर अवार्ड की यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड लिखा होना चाहिए। नेशनल वाटर अवार्ड में किस पंचायत को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। ऑल ओवर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जगन्नाथापुरम विलेज पंचायत है, या फिर भाद्रादरी कोठगोदाम विलेज पंचायत है, या फिर उड़ीसा विलेज पंचायत है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आपका आएगा जगन्नाथापुरम विलेज पंचायत, जगन्नाथापुरम विलेज पंचायत। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम ओपन टू द पब्लिक। प्रधानमंत्री संग्रहालय जनता के लिए कब खोला गया था, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था हमने उस न्यूज को, है ना, जो कि आपका नाम चेंज किया गया था। तो डियर ये जनता के लिए ओपन किया गया था कब, 21 अप्रैल 2022, 21 अप्रैल 2022 को इसे जनता के लिए ओपन कर दिया गया था। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द वुमेन्स 20 समिट हेल्ड। वुमेन्स 20 समिट शिखर सम्मेलन जो हुआ था फाइनली, इसे कहां पर हेल्ड किया गया है। ऑप्शन है आपके, न्यू दिल्ली, मुंबई, महाबलीपुरम यानी चेन्नई में महाबलीपुरम जगह का नाम है, या फिर कोलकाता। तो डियर बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा, महाबलीपुरम चेन्नई, है ना, महाबलीपुरम चेन्नई। नेक्स्ट इज, who proposed the idea of setting up a museum dedicated to all the prime ministers of India at the तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में तीन मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या फिर नरेंद्र मोदी। तो किसने ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया था डियर, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आज के क्विज का हम लोगों का ये लास्ट, सॉरी क्विज बोल रहा हूं मैं, आज के क्वेश्चन आंसर के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन है। हम लोग 10th 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली का डेली।
तो फटाफट से बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ, क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर कौन हो रहा है भाई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिल्कुल ये शुरू किया गया था। और अभी लास्ट चीज हमने क्वेश्चन देखा, ये जनता के लिए कब ओपन किया गया है ना, जनता के लिए कब ओपन किया गया था, 21 अप्रैल 2020, तो 21 अप्रैल 2022 आपको डेट ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट इज, तो डियर ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। अब हम फटाफट से कल के क्विज के आंसर को अनाउंस करते हैं। तो कल की क्विज का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर्स किए। बिल्कुल हम लोग विनर अनाउंस करेंगे और देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन था हमारा और राइट आंसर आपका क्या था, आईआईटी कानपुर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका आईआईटी कानपुर हो जाएगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, फाइनली आप इसे जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसको पूरी की पूरी पीडीएफ को, पूरी न्यूज को, पूरे क्वेश्चंस को फाइनली आप कंपाइलेशन में अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, है ना। अगर कोई चीज स्किप हो गई तो फाइनली उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन सेशन के साथ नोट डाउन करने से आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपका टाइम सेव होता है। आप सेशन को समझते समझते ही बहुत सारे पॉइंट्स और अपने नोट्स को क्या कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। अलग से कोई टाइम आपको देना नहीं होता, केवल रिवीजन बचता है दिन में, कभी भी एक बार दो बार आपने देख लिया, बस क्लियर। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हम विनर अनाउंस करेंगे। तो यू आर अ विनर, आप सभी विनर हैं, लेकिन रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखते हैं आज कौन रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और वॉलंटियर के प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर हम बात करें तो 3 पार्टिसिपेंट्स को मैंने ऐड किया है यहाँ पर। 3 लोग हैं जिनको मैं फर्स्ट प्राइज दे रहा हूं, आज का रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। तो डियर पहले जो 3 लोग हैं इनके नेम क्या क्या है, बिल्कुल आप कुछ लोगों के नेम तो बिल्कुल सुने हैं, जैसे मोनजीत हो गए हमारे। मोनजीत का नाम पहले भी आपने बिल्कुल सुना होगा, लेकिन हाँ ये थोड़े से नाम हमें नए लग रहे हैं। प्रणय नायडू, प्रणय नायडू जी हैं, प्रणय नायडू, मोनजीत, पवन मोदी, प्रणय नायडू, मोनजीत, पवन मोदी, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, आज आप क्विज के फर्स्ट विनर हैं। और फाइनली आपने बहुत ही तेजी के साथ सबसे पहले ये आंसर्स किए हैं, सेकंड्स का फर्क रहा है और इन तीनों ने ही बहुत ही तेजी के साथ आंसर किए, प्रणय नायडू, मोनजीत और पवन मोदी, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर है हमारी संचिता। 3 पर्सन यहां पर भी, 3 एस्पिरेंट्स हमारे हैं यहां पर भी जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, और इन तीनों को ही आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। संचिता गुप्ता, मुस्कान कुमारी, राहुल कुमार। संचिता गुप्ता, मुस्कान कुमारी और राहुल कुमार आज के हमारे सेकंड विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। इसी तरह से कनेक्ट रहें, इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें और फाइनली अपने क्वेश्चंस को, अपने फैक्ट्स को बिल्कुल तैयार करते रहें। और मेरी बिल्कुल ऐसी शुभकामना है, ऐसा आपको बेस्ट विशेष हैं कि आप जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुंचे, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, यानी फाइनल सिलेक्शन आप ले, है ना, बिल्कुल आप सभी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर यहां पर संचिता गुप्ता, मुस्कान कुमारी सेकंड विनर, राहुल कुमार, है ना। संचिता गुप्ता, मुस्कान कुमारी, राहुल कुमार हमारे सेकंड विनर हैं आज के, बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए चलते हैं हम थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नेम आ रहा है बिल्कुल सीनू तिवारी का, ये भी कंटिन्यू कनेक्ट रहती हैं और यूजर एसआई के नाम से है पर्सन, इन्होंने भी राइट आंसर किया है। बिल्कुल इन दोनों को थर्ड प्लेस पर रिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत अच्छे सीनू तिवारी एंड यूजर एसआई जो भी है, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है ना डियर, बिल्कुल जो इनका तो आईआईटी कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है, सीनू तिवारी और यूजर एसआई, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं नेक्स्ट वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में भी 3 पर्सन्स आपके रिकॉग्नाइज हुए हैं। अगर हम बात करें, फर्स्ट हैं हमारी सुरभि सिन्हा, बिल्कुल इनका भी नाम आपने सुना होगा। पुष्प रंजन भी एक्टिव रहते हैं, है ना। तो सुरभि सिन्हा, पुष्प रंजन और नाव्या सिन्हा, बिल्कुल ये भी पहले कनेक्ट रही हैं, न्यू नेम ही है, न्यू व्यूअर ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल, है ना। सुरभि सिन्हा, पुष्प रंजन और नाव्या सिन्हा आज की हमारी वॉलंटियर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। इसी तरह से आप लोगों का प्रयास इंस्पायर करता है, एनर्जाइज करता है और अच्छे से चीजों को करने में। ठीक है डियर, तो बिल्कुल अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, है ना। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो सके और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, तो डियर बिल्कुल चलते हैं हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ कि आज का क्विज क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो फटाफट से तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्विज क्वेश्चन जो कि अभी सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। दैट इज, इन विच स्टेट इज द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नोन एज राजा सेलिब्रेटेड? इन विच स्टेट इज द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नोन एज राजा सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस हैं आपके गोवा, असम, केरला, उड़ीसा। जो भी न्यू ईयर है मैं आपको बता दूं, सेशन एंड अप होने पर फाइनली आपको इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो राइट आंसर टाइप करेगा, ए बी सी डी करके आंसर नहीं देना है। आंसर में जो भी ऑप्शन में लिखा है, अगर आपका राइट आंसर एज अ
यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहां पर ऑप्शन में नहीं है। अगर आपका आंसर आई होप गोवा है तो आपको GOA लिखना होगा सही स्पेलिंग के साथ। जो सही स्पेलिंग के साथ लिखेगा उसी को रिकॉग्निशन मिलेगा, और जो सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एज वेल एज वॉलंटियर के रूप में रिकॉग्निशन मिलेगा, और वो यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल है ना। तो ये है हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। तो फटाफट से सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और अपने कमेंट बॉक्स में तैयार रखिए अपना राइट आंसर, और फटाफट से उसको क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, है ना। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड